लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ, अपना पैसा कमाएं, अपने आप पे ध्यान दें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आज विमेन एम्पावरमेंट की हजारों डेफिनेशंस मिल जाएंगी। कोई कहेगा एम्पावरमेंट का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम, Women should be financially independent. कोई कहेगा एम्पावरमेंट का मतलब है फ्रीडम ऑफ चॉइस, You have to be able to have financial independence to be able to make your own decisions. और कोई कहेगा सोसाइटी के रूल्स को तोड़ देना एम्पावरमेंट है। Dangerous woman you will ever meet is the one who rebuilt herself alone. लेकिन एक सिंपल सा सवाल है, आखिर विमेन एम्पावरमेंट है क्या? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सच में ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? अब 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए और मेरे साथ 2800 साल पीछे चलिए। एक रॉयल असेंबली जहां भारत के सबसे बड़े स्कॉलर्स हैं, सबसे बड़े फिलोसोफर्स हैं, सबसे बड़े थिंकर्स हैं, और उन सब के बीच चल रही है एक इंटेलेक्चुअल डिबेट। यहाँ सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है, और इसी सभा में एक वुमेन खड़ी होती है। उसका नाम था गार्गी वाचकनवी। वो सवाल पूछना शुरू करती है। सवाल है, यूनिवर्स क्या है, रियलिटी क्या है, एग्जिस्टेंस की असली नेचर क्या है। और ये सवाल वो पूछ रही है याज्ञवल्क्य के जैसे महान फिलोसोफर से, जिन्हें ग्रेटेस्ट थिंकर्स माना जाता है। अब वापस आ जाइए और सोचिए, अगर 2800 साल पहले एक वुमेन इतनी पावरफुल और इंटेलेक्चुअल पोजीशन में खड़ी हो सकती थी, तो फिर हम आज वुमेन एम्पावरमेंट को सिर्फ मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्यों समझते हैं? क्या गार्गी अपने समय की रेयर एक्सेप्शन थी, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन की कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है? फिर मुझे एक और नाम मिला, मैत्रेय, और उनकी कहानी ने तो मुझे और भी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। एक दिन उनके सामने एक चॉइस रखी गई, धन या ज्ञान, वेल्थ या विजडम। और मैत्रेय ने एक सवाल पूछा जो आज भी रेलेवेंट लगता है। उन्होंने पूछा, अगर मुझे दुनिया की पूरी संपत्ति मिल जाए तो क्या मैं सच को जान सकती हूँ? और जवाब मिला नहीं। तो उन्होंने धन की बजाय ज्ञान को चूज किया। आज हम एम्पावरमेंट को सैलरी, पोजीशन और सक्सेस के थ्रू देखते हैं, लेकिन क्या नॉलेज चूज करने की फ्रीडम एम्पावरमेंट नहीं है? क्या सवाल पूछने की फ्रीडम एम्पावरमेंट नहीं है? और फिर कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि मैत्रेय के बाद मुझे और नाम मिलने लगे, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा। एक नाम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर मुझे एक शब्द मिला, ब्रह्मवादिनी, यानी वो वुमेन जो नॉलेज और ट्रूथ की सीकर्स मानी जाती थी। अब जरा इस बात को समझिए, अगर किसी सिविलाइजेशन में ऐसी वुमेन थी जिनके लिए अलग से एक शब्द मौजूद था, तो इसका मतलब ये कोई 1-2 रेयर एग्जाम्पल तो नहीं थे। इसका मतलब ये था कि नॉलेज की दुनिया में वुमेन की प्रेजेंस इतनी सिग्निफिकेंट थी कि सोसाइटी ने उनके लिए एक अलग आइडेंटिटी डिफाइन की हुई थी। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये वुमेन सीखती कहाँ से थी? उनकी एजुकेशन कैसी थी? क्या गर्ल्स भी पढ़ती थी? क्या उनके लिए भी लर्निंग का कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था? और जितना ज्यादा मैंने इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की, उतना मुझे रियलाइज हुआ कि हिस्ट्री कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, क्योंकि रेफरेंसेस वुमेन एजुकेशन की तरफ इशारा करते हैं। कुछ सोर्सेज वुमेन के उपनयन और लर्निंग ट्रेडिशंस का जिक्र भी करते हैं। अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि वुमेन एम्पावरमेंट की रूट्स पुरानी थी, लेकिन क्या सिर्फ ये बुक्स और डिबेट्स तक सीमित थी, या जब वक्त आया तो वुमेन ने लीडरशिप भी संभाली, किंगडम्स भी संभाले और एम्पायर को चैलेंज भी किया? और इस सवाल का जवाब मुझे हिस्ट्री के अगले चैप्टर में मिला, जहां आश्रम्स और लाइब्रेरीज की जगह बैटलफील्ड ने ले ली। सबसे पहला मुझे एक नाम मिला, रानी अबक का। और सच कहूँ तो मुझे हैरानी हुई कि उनका नाम हम उतना क्यों नहीं सुनते जितना हमें सुनना चाहिए, क्योंकि जब पोर्चुगीज इंडियन ओशन में अपनी पावर स्टैब्लिश कर रहे थे, तब साउथ इंडिया के कोस्ट पर एक क्वीन उनके सामने खड़ी थी। वो किसी एम्पायर की सबसे पावरफुल रूलर नहीं थी, उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, सरेंडर ना करने का फैसला। और कई बार हिस्ट्री को बदलने के लिए बस इतना ही काफी होता है। फिर मुझे एक और नाम मिला, रानी दुर्गावती, एक रूलर जिन्होंने अपने राज्य को सिर्फ इनहेरिट ही नहीं किया, बल्कि उसकी रक्षा भी की। जब चैलेंजेस सामने आए तो उन्होंने पीछे हटने की बजाय उसका सामना किया। और फिर मुझे समझ आया कि लीडरशिप का जेंडर नहीं होता, लीडरशिप सिर्फ लीडरशिप होती है। और फिर हिस्ट्री मुझे लक्ष्मीबाई तक ले गई। अलग अलग रीजन्स, अलग अलग सेंचुरीज, अलग अलग एनिमीज, लेकिन एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था। जब भी वक्त ने उन्हें टेस्ट किया, उन्होंने खुद को किसी की डॉटर, किसी की वाइफ या किसी की क्वीन के रूप में डिफाइन नहीं होने दिया। उन्होंने खुद अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की। और फिर मुझे एक और इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन हुआ कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को सिर्फ राइट्स और अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन हिस्ट्री में एम्पावरमेंट का एक और रूप था, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक किंगडम क्राइसिस में हो और आप उसे संभालो, जब एक आर्मी को लीडर की जरूरत हो और आप
उसके आगे खड़े हो, जब हर कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज की उम्मीद कर रहा हो और आप रेजिस्टेंस चूज करो। गार्गी और लक्ष्मीबाई के बीच करीब 2000 साल का फर्क था। एक नॉलेज की दुनिया में थी और दूसरी बैटलफील्ड में, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी, दोनों ने सोसाइटी के उस रोल को एक्सेप्ट नहीं किया जो उनके लिए पहले से ही लिख दिया गया था। लेकिन अब एक और सवाल था, नॉलेज थी, लीडरशिप थी, करेज था, वॉरियर क्वींस भी थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त आया कि वुमेन एजुकेशन के लिए ही स्ट्रगल करना पड़ा? और इस सवाल का जवाब मुझे मिला सावित्रीबाई फुले की कहानी में। वो कोई रॉयल पैलेस में पैदा नहीं हुई थी, उनके पास कोई आर्मी नहीं थी, उनके पास कोई किंगडम नहीं था, लेकिन उन्होंने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया वो भी किसी बैटलफील्ड से कम नहीं था, क्योंकि उनका सामना किसी फॉरेन एम्पायर से नहीं था, उनका सामना अपने ही समाज के पुराने बिलीफ से था। आज जब हम बच्चों को स्कूल जाते देखते हैं तो हमें ये एक नॉर्मल चीज लगती है, लेकिन एक वक्त था जब लड़कियों का स्कूल जाना ही अनएक्सेप्टेबल था। और इसी वक्त सावित्रीबाई फुले ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इंडियन सोसाइटी का फ्यूचर बदल दिया। उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और ये उस दौर में एक रिवॉल्यूशन था। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें गालियां देते थे, उन पर पत्थर फेंकते थे, उन पर गोबर फेंका जाता था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़कियों को एजुकेशन देना चाहती थी। और जितना ज्यादा मैंने उनकी स्टोरी को पढ़ा उतना मुझे रियलाइज हुआ कि करेज का कोई रूप नहीं होता। कभी कभी करेज वो होता है जब पूरा समाज आपको रोक रहा हो फिर भी आप अगले दिन वापस जाओ। सावित्रीबाई फुले घर से निकलते वक्त एक एक्स्ट्रा साड़ी रखती थी, क्योंकि उन्हें पता था जब वो रास्ते में निकलेंगी लोग उनके ऊपर कचरा और गोबर फेंकेंगे। एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलना नहीं होता, कभी कभी एम्पावरमेंट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना उन लोगों के लिए जो अपने लिए लड़ नहीं सकते। अब मुझे यहाँ पर एक अजीब सी कंटिन्यूटी नजर आई। गार्गी ने सवाल पूछे थे, मैत्री ने नॉलेज को वेल्थ के ऊपर रखा, वॉरियर क्वींस ने लीडरशिप और करेज दिखाया था, और सावित्रीबाई ने एजुकेशन को एक मिशन बना दिया था। युग अलग था, चैलेंजेस अलग थे, लेकिन डायरेक्शन एक ही थी। हर जनरेशन में कुछ वुमेन ऐसी थी जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज को थोड़ा और आगे ढकेल रही थी, और इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट की कहानी किसी एक मूवमेंट, किसी एक सेंचुरी या किसी एक आइडियोलॉजी की नहीं है। ये एक लॉन्ग जर्नी है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी विजिबल, कभी इनविजिबल, लेकिन फिर भी चलती हुई। अब सवाल घूम कर वहीं पर आ गया कि अगर ये जर्नी इतनी लंबी है, कहानी इतनी पावरफुल है, तो फिर आज भी वुमेन एम्पावरमेंट को सिर्फ मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्यों समझते हैं? और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हम जब आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम अक्सर उसे एक मॉडर्न लेंस से देखते हैं। कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और ये सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि शुरुआत ही वुमेन एम्पावरमेंट की इसी से होती है। वुमेन एम्पावरमेंट को सिर्फ वेस्टर्न क्लोथिंग, कॉर्पोरेट जॉब्स या मॉडर्न मूवमेंट्स तक लिमिटेड कर देना, उसकी डेफिनेशन को बहुत छोटा कर देना है। आज भी देखा जाए तो गार्गी, मैत्री, अहिल्याबाई, सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब की स्टोरीज खत्म नहीं हुई, बस उनके नाम बदल गए हैं। आज भी जब कोई लड़की अपने परिवार में पहली बार कॉलेज जाती है तो वो सिर्फ डिग्री नहीं ले रही होती, वो एक पूरी बाउंड्री को तोड़ रही होती है। जब कोई वुमेन साइंटिस्ट स्पेस मिशन पर काम करती है, जब कोई एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी खड़ी करती है, या जब कोई एथलीट दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर इंडिया का झंडा लहराती है, तो वो सिर्फ अपनी पर्सनल सक्सेस की स्टोरी नहीं लिख रही होती, वो उस लेगेसी का अगला चैप्टर लिख रही होती है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। कुछ साल पहले जब चंद्रयान और स्पेस मिशंस में वुमेन साइंटिस्ट की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी तो कई लोगों ने उसे मॉडर्न इंडिया की प्रोग्रेस कहा। वो लोग भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन इस मूवमेंट को देखते वक्त मुझे एक चीज याद आई। एक सिविलाइजेशन जहां कभी गार्गी एग्जिस्टेंस पर सवाल पूछ रही थी, वहीं आज वुमेन यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रही हैं। बस मीडियम बदल गया है। तब सवाल ये था कि यूनिवर्स में क्या है, और आज सवाल ये है कि यूनिवर्स में और क्या है। तब डिबेट रॉयल असेंबली में हो रही थी और आज रिसर्च लेबोरेटरीज में हो रही है, लेकिन क्यूरियोसिटी की वो फ्लेम कहीं ना कहीं वही है। तो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का कंक्लूजन ये नहीं है कि इंडिया परफेक्ट था या हर एरा वुमेन के लिए आइडियल था। कंक्लूजन बस इतना है कि वुमेन एम्पावरमेंट की कहानी आज से शुरू नहीं होती, ना ही किसी मूवमेंट से और ना ही किसी सेंचुरी से, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में उसकी गूंज हजारों साल पहले से सुनाई देती है। अगर अभी भी आपको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो आई होप इस वीडियो ने आपको हिस्ट्री का वो चैप्टर दिखाया होगा जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और जाने से पहले मैं आपसे
आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। अगर गार्गी, मैत्री, अपाला, घोषा, अहिल्याबाई और सावित्रीबाई फुले जैसे नाम हमारी हिस्ट्री का हिस्सा थे, तो आपके हिसाब से और कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन रही होंगी जिनकी स्टोरी आज तक हम तक नहीं पहुंच पाई? अपना आंसर कमेंट्स में जरूर बताइए। टिल देन टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।